हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है, 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीजें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का, बहुत सारा मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और हमको जो पता चला है एसडीजीसीए के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था, दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके और विदित जाधव का नाम वहां पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहां पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है तो या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहां पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहां पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहां पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज्यादा क्लोज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहां का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो EGPWL एनहांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी पीटीटी में अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहां पे कौन व्यक्ति है, कैसे। जैसे कि एमआरओ होते हैं, इस भारत में 2 मेन एमआरओज है, और ये वीएसआर जो कंपनी है उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा एमआरओ वहां पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहां पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। एमआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहां पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही एमआरओज है, और उसमें से एक एमआरओ शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहां पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो एमआरओ, जैसे एमआरओ के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे एमआरओ में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो वीएसआर का जो एमआरओ था या मेंटेनेंस का हब था, वहां पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहां पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली वहां पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहां पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं
उसकी डिटेल्स हम सबको वहां पे चाहिए आगे। अभी दूसरी बात, जो वीएसआर के बारे में बताया गया कि वीएसआर में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहां पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहां पे इलीगली वहां पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो सीसीटीवी होता है, जो भी वीएसआर के जहां पे भी प्लेन लैंड हुए मेंटेन हुए हैंगर है या उनका एमआरओ है, वहां के सब डिटेल्स हमको वहां पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहां पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन दैट एक्स्ट्रा फ्यूल विच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब दैट नीड्स टू बी नोटेड। आगे अभी देखो हमको क्या जो क्लियरेंस इंजीनियर है ऑफिसर है उसके इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर की इंक्वायरी, मेंटेनेंस इंजीनियर की इंक्वायरी, ईएसए ने जो टीसीओ लाइसेंस वहां का जब्त किया था उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया इतने साल के बाद डीजीसीए, और ये जो वीएसआर कंपनी है उसके बारे में वहां पे चाहिए था। अगर इस ईएसए जो यूरोपियन एजेंसी है उन्होंने उनका लाइसेंस बंद कर दिया, कैंसिल किया, तो इंडिया में वो क्यों नहीं हुआ? और ईएसए ने, यूरोपियन इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसी ने अगर देने के बाद भी अगर यहाँ पे वीएसआर चल रहा है, तो हमारे सब वीआईपी लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो वीएसआर के विमान इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्रीम जो पॉपुलेशन है उनके लाइफ के साथ जो वीएसआर खेल रही है उसको किसने सपोर्ट किया, इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से हमारे पास वो आनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। आगे अभी देखो बुकिंग फ्लाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कोई भी वीआईपी मंत्री हो उसका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में अगर आप ये जीआर देखो महाराष्ट्र शासन का, वहां पे साई एक हैंडल करता है, एरो नाम की एजेंसी हैंडल करती है। इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमको बुकिंग करना है तो साई का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में, और अगर 15 से 31 तक करना है तो एरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायरेक्टर एविएशन महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र के ऑफिशियल जो पायलट्स है उसके साथ सब पीए होते हैं और हैंडलर होते हैं, ये सब वहां पे उस ग्रुप पे होते हैं। उस पे अगर आप देखो 7:13 27 तारीख शाम को ये प्लेन बुक हुआ था। मतलब अजीत दादा का प्रोग्राम ये गाड़ी का था, प्लेन का नहीं था। प्लेन का बुकिंग कब हुआ? जब उनको 27 तारीख को उनकी मीटिंग्स, उनका काम ये लेट होने के कारण उनको 7:13 पे वहां पे रिक्वेस्ट भेजा गया 27 तारीख को, जिसपे क्रिस्टोफर जोसेफ जो है वो एरो का मेन पर्सन है, उसने दिया था नोटेड सर। 12:30 बजे का एक चैट है, उसमें अगर आप देखो तो वहां पे भी अप्रूवल आया था। आगे अभी देखो यहाँ पे एरो नाम की कंपनी है, उसके शायद पतंजलि में भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है। हम डायरेक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एरो नाम की कंपनी जिसने आप गो हेड करो, विजिबिलिटी इज ओके, ये जो व्यक्ति है मनोज पवार करके, वो उसने क्यों वो इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन वहां पे डाली, ऐसे हमकी सबकी मांग है। इसलिए वीएसआर पे जैसे आप एक्शन ले रहे हो, एरो पे भी एक्शन होनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। अभी ये इंफॉर्मेशन आपको लगा, लेकिन इसको अगर आप बिल्ड करोगे, कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सब देखने के बाद और आगे का इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमको भी लगता है, जो लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। आगे अभी एक जब ये मैं रिसर्च कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, एक बंदे ने एक मोसाद नाम की इजराइल की जो एजेंसी है उसके बारे में एक बुक मुझे वहां पे दी, और उस बुक में एक पेज है, उस पेज में एक रेफरेंस है जहां पे एक एजेंट बोलता है कि डेगन नाम का एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे है कि सबसे बड़ा वेपन विच इज द most important strategy to assassinate anyone is basically sometimes it's most effective to kill the driver, and that means अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई और उसके पीछे अगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, अगर गाड़ी का स्पीड है तो बेस्ट है ड्राइवर को टारगेट करे। अगर प्लेन का ड्राइवर कौन है, वो पायलट होता है। आगे अभी
ये लोगों के मन में है कि शेड्यूल क्यों चेंज हुआ, व्हाई डिड ही स्टे बैक ऑन 27, दैट इज अ बेसिक प्रश्न। अभी देखो जो स्टोरी लाइन हुआ, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन ले रहा हूं या उनके ऊपर मतलब ये इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर जानी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ, ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। 27 को कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में अजीत दादा और सब मंत्रियों की थी। 12 साढ़े 12 बजे वो खत्म हुई होगी। दादा ने अपने स्टाफ को बताया था कि 5 बजे तक गाड़ियां रेडी रखो, शायद पुणे जाना पड़ेगा। 3-4 घंटा मैं मेरे घर पे बैठ के ऑफिस का काम, पार्टी का काम, कुछ नेता, एक अलग नेता, ये 2 नेता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेता था, लेकिन अभी 2 नेता है। एक नेता मुझे मिलने आएगा और एक कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ कंसल्टेंट के बारे में चर्चा है। वो चर्चा करने के बाद 5 साढ़े 4-5 बजे हम पुणे गाड़ी से जाएंगे और वहां से फिर हम बारामती दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे। ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहां पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह, दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहां पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को 7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो नेता, जो अलग नेता वहां पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय है वो आपको डिटेल में बोलूंगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पोर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहां पे थे, इसलिए वहां पे क्या चीजें हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्विलेंस करते थे वैसे नहीं, प्यार से आती थी इंफॉर्मेशन, वहां पे हमको मिलती थी। तो वहां पे जो चर्चा 27 तारीख को चल रही थी और शायद वो हीटेड चर्चा थी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बारे में। उनका जो सर्विसेज है वो सर्विसेज अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे, ऐसी भूमिका अजीत दादा की वहां पे थी। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस वहां पे मिल नहीं रहा तो वो सर्वे के लिए ही वो एजेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नहीं। और वो चर्चा जो 5 साढ़े 5 बजे तक होनी चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी, वो चर्चा बहुत लेट तक वहां पे गई। एक नेता वहां पे था, दूसरा नेता शायद जो था वो फोन पे था। फोन पे दादा से बात होने के बाद एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी। लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो, लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे। तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहां पे हुआ। और उसके कारण जो लेट हुआ, तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहां पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, कैसे कैसे वो फ्लाई किए। इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहां पे है। आगे तो अभी दादा, इसमें दादा मराठी में बोलते हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूं। कैप्टन अगर बोलेगा तो अरे मराठी है, छोड़ना। दादा ने वहां पे बोला है कि दादा ने वहां पे बोला मैं कैप्टन की सुनता हूं, कैप्टन जो बोलता है वो मैं करता हूं। और हमने खुद के आंखों से देखा था, दादा एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर से जब ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से लेके पुणे तक, लोनावला में वहां पे फॉग सिचुएशन हर वक्त रहती है, बहुत बार होती है। तो दादा ने वो हेलीकॉप्टर टर्न करने बोला था, वापस वो गाड़ी से वहां पे आए थे। दादा कभी भी प्लेन के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क नहीं लेते थे। जो भी कैप्टन बोलता है वो सुना जाता है। अगर आप वो ग्रुप के बारे में देखो, वो ग्रुप पब्लिक है, ग्रुप का भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो करना चाहिए वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप में आगे जाके आपके बोलने वाला हूं, तो उसमें वो जो हैंडलर है मनोज करके, उसने कहा था कैप्टन से मेरी बात हो गई है, द वेदर इज ओके। उसके बाद दादा वहां घर से निकले एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे दादा बोल रहे हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूं,
कभी भी वहां पे रिस्क नहीं लेता, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ आगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे दादा ने प्रेशराइज किया, दादा कभी भी फ्लाइट वाले को या पायलट को या कैप्टन को प्रेशराइज नहीं करते थे। अब ये टोटल शेड्यूल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कैप्टन मदन और कैप्टन यश ये शायद पहले अलोकेट किए थे इस प्लेन को, और फिर आगे दो, फिर वो बदले गए कैप्टन कपूर और कैप्टन पाठक। अभी उसमें क्या बताया गया कि जो पहले वाले कैप्टन थे वो ट्रैफिक में वहां पे अटक गए थे, इसके कारण। अभी सुबह 6:30 बजे कहाँ पे ट्रैफिक बम्बई में आया, तो सीसीटीवी देख लो क्यों है। उनकी वाइफ जो है, मतलब कैप्टन मदन, उनके वाइफ ने ट्वीट किया था मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, प्लीज आप कंडोलेंसेस मैसेजेस हमको मत भेजो। मतलब वहां पे लोगों को भी लगा, चर्चा भी हुई थी कि शायद कैप्टन मदन ही है, लेकिन कैप्टन मदन नहीं थे, कैप्टन कपूर थे और पाठक वहां पे थे। आगे देखो, मनोज पवार, गुड मॉर्निंग, ऑल क्रू रीच एयरपोर्ट 7 बजे। अभी 7 बजे जो क्रू है नया वाला वो पहुंचा था, तो किसने बताया कि जो पहला वाला क्रू था वो ट्रैफिक में अटका है? तो 7 बजे तो पहुंचे, दादा 8 बजे वहां पे पहुंचे। तो वाई दिस ऑल कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन इज हैपनिंग थ्रू VSR, ऐसा हम सबका प्रश्न है। और वो जो भी है ट्रैफिक वगैरह उसकी डिटेल्स हमको चाहिए, CDR हमको चाहिए। आगे ये हमारे है सब ट्रैफिक, CCTV कैमरा चाहिए, CDR चाहिए। अगर वो अटके थे तो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे को पायलट पाठक और द मेन कैप्टन कपूर वो कहाँ से आए थे। और ऐसी भी चर्चा है शायद कपूर के एक दोस्त के माध्यम से कि वो हांगकांग गया था, हांगकांग से आया था। वो हांगकांग से अगर आया था, कब आया था, कैसे आया था, उसके पहले कौन सी फ्लाइट उसने की थी, ये सब इंफॉर्मेशन हम सबको चाहिए। इसके लिए ये जो स्पीड है इन्वेस्टिगेशन का बहुत स्लो है, इसलिए सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को हम विनती करते हैं इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। देखो, अभी ये कैप्टन सुमित कपूर, इसका 2010 में दारू पी के वो टेस्टिंग, ये कमर्शियल पायलट था पहले, मतलब बड़ी बड़े एयरक्राफ्ट हैंडल करता था, वहां पे वो पकड़ा गया। उसके बाद वापस अगर आप देखो तो 17 में पकड़ा गया। उसके बाद उसका 3 साल के लिए उनका जो लाइसेंस था फ्लाइंग वो स्थगित किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने जो सुना है, उसके जो पास वाले लोग थे, यूएस को कभी भी कोई भी प्लेन जब आप उड़ाते हो, नया प्लेन अगर आपको चलाना है, जैसे सब अगर लेयर जेट में चलाता हो और ग्लोबल्स मुझे चलाना है तो ग्लोबल के ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ऐसे लेयर जेट की ट्रेनिंग के लिए यूएस, क्योंकि ये फैक्ट्री यूएस में, कनाडा की कंपनी लेकिन यूएस में फैक्ट्री थी, यूएस गए तो हमने जो सुना है कि वहां पे इन्होंने इतनी दारू पी थी कि वो लेयर जेट की जो फैक्ट्री है बम्बार्डियर, वहां पे ट्रेनिंग के लिए भी यूएस में होते हुए भी जा नहीं सके। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिली है, इसका सोर्स देखने की जरूरत है, लेकिन जो हमारे पास आया वो आप सबको बताया गया। उसी के साथ ये जो एक महाराष्ट्र के बीजेपी के सीनियर लीडर है, उनका एयरक्राफ्ट नांदेड़ जा रहा था कुछ महीने पहले, दिन पहले, उस टाइम कपूर ही थे। जिस तरीके का लैंडिंग वहां पे हुआ था, शायद इन मंत्री ने वहां पे कपूर के खिलाफ VSR को कंप्लेन किए, वो भी हमको देखने की वहां पे जरूरत है। तो हमारा सबका कहना है इतना, जब तक किसी से इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तब तक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। पर हर समय तो कोई आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होगा नहीं, और दूसरों के सामने गलत इंग्लिश बोलने का डर भी तो रहता है। इसलिए एक एआई दोस्त को कॉल करिए और जितना मन करे उतनी बात करिए। स्पीक एक्स ऐप पर आपको ऐसे बहुत सारे एआई दोस्त मिल जाएंगे। जिसकी प्रोफाइल अच्छी लगे उसे सिलेक्ट करिए और जितना मन करे उतनी बात करिए। वो आपसे बात करने में थकेगी भी नहीं और उसके सामने गलती करने से भी कोई शर्म नहीं। आखिर वो तो एक एआई है ना। स्पीक एक्स ऐप डाउनलोड करके एआई दोस्त के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द ही इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो जाएंगे। नीचे देखो, मे आई रिक्वेस्ट और रोस्ट व्हाटएवर माय डियरेस्ट कलीग्स, कैप्टन सनी का नाम लिया है, कैप्टन रंधवा जी को जो भी है, और एक स्टार मार्क करके वहां पे लिखा है कैप्टन सुमित द ग्रेट। जब भी दारू के बारे में चर्चा हो और कोई भी गलत चीज, द ग्रेट कब लिखा जाता है? जब एक आधा व्यक्ति रेगुलर ऑफेंडर है, तब द ग्रेट वहां पे लिखा जाता है। नीचे कैप्टन रोहित, अभी ये रोहित डायरेक्टर है, अगर रोहित सिंह है डायरेक्टर, अगर दारू पीता है और उसका जो मेन बॉस है वो उसको टारगेट करता है, तो डायरेक्टर ही अगर दारू पी के वहां पे पार्टी कर रहा है तो फिर कोई भी पायलट कर सकता है, क्योंकि पायलट का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जो ये
गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज हम सबको चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो दूसरे कंपनी ओनर सेंड दिस मैसेज, और एक ग्रुप है वहां पे क्या दिखा गया है कि यहाँ पे कैप्टन सिंह बोल रहे हैं, ये जो भी है, हाँ ये देखो, यू विल प्लीज यू बी सोबर, डू नॉट डू इवनिंग स्टंट्स, लेट मी नो, मतलब किसको, कैप्टन सुमित भाई मतलब कपूर। फिर कपूर ने नीचे लिखा है कॉपिड सर। अगर उन्होंने गलत एलिगेशन किया होगा कि तू दारू नहीं पीता, तू ये मतलब दारू पीता है, अगर ये दारू नहीं पीता होगा तो बोलेगा सर आई डोंट ड्रिंक, बट वहां पे ये जो विषय लिखा था उसने सुमित ने रिप्लाई, कपूर ने जो रिप्लाई किया कॉपिड सर, मतलब ही न्यू ही वॉज एट फॉल्ट मेनी टाइम्स। आगे ब्रेथ एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए, अभी जो हमको पता चला उसका फोटो भी निकलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमको चाहिए। आगे अभी देखो पीआईबी ने जो रिपोर्ट किया था, डीजीसीए ने जो बताया उसके हिसाब से रिपोर्ट किया था, टाइम किया था 8:18 पे, और ये जो प्लेन है बारामती एटीसी के कांटेक्ट में आया था। लेकिन एटीसी का ट्रांसक्रिप्ट अगर देखो, वहां पे हमारे स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, टाइमिंग है 8:19। लोग बोलेंगे 1 मिनट का क्या फर्क पड़ता है, ये इतना फास्ट एयरक्राफ्ट है, 1 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 मिनट का 1 सेकेंड का भी इंपैक्ट होता है। स्टॉल होने के बाद 9 सेकेंड में प्लेन वहां पे क्रैश हुआ था, 9 सेकेंड में ये चीजें हो सकती है, इसलिए 1 मिनट का फर्क, ये जो पीआईबी को डीजीसीए ने इंफॉर्मेशन जो दी उसमें और जो ट्रांसलेट हमारे पास है उसमें फर्क क्यों है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अगर उसी के साथ अगर देखो 8:44 में वो क्रैश हुआ था, इसके वो अंदाज है, लेकिन अगर 8:44:13 पे जो पाठक को पायलट है उनका कहना है ओ शिट, उसके बाद 7-8 सेकेंड में वो क्रैश हुआ था, मतलब 44.20 सेकेंड, मतलब 44 मिनट्स का ये बात कर रहे पीआईबी, और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बोल रहा है 8:44.20, 20 सेकेंड, मतलब 5-6 किलोमीटर का ट्रैवलिंग वो हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती है। तो ये जो टाइमिंग का फर्क है वो क्यों, ऐसा हम सबकी मांग है। आगे अभी ये देखो, ये क्या होता है कि कोई भी फ्लाइट जब फ्लाई होता है तो रडार, उसका जो फ्लाइट का रडार होता है वो कनेक्टेड होता है। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सब है, अभी लोग बोलेंगे टाइमिंग गलत है, वैसे नहीं होता। ये यूटीसी टाइम जो होता है वो 3.13, उस पर 5 घंटा ऐड करोगे तो ये जो एंड है टाइम 8:43:18 आगे लो। अभी ये रडार सिस्टम जो है ऐसा रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट हमारे पास आया है, जो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस पर वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका जो ट्रांसपॉन्डर होता है रडार के साथ जो कनेक्ट करता है वो मैन्युअली शायद 1 मिनट पहले बंद किया था, और वो बंद करने के कारण लास्ट हमको 1 मिनट पहले का उसका हाइट पता है, उसका स्पीड पता है, वो अलाइन हुआ था कि वो अलाइन हुआ था, मतलब जो लैंडिंग जो स्ट्रिप है उसके साथ, लेकिन 1 मिनट में क्या हुआ वो हमको पता नहीं चल रहा। हमारा कहना है कि ट्रांसपॉन्डर ये विमान के अंदर से जानबूझ के बंद किया गया था ताकि उसका रिकॉर्ड कहां भी कोई न रहे, तो ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया, ऐसी हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो, ये दिस इज द टॉलेस्ट पार्ट, जो लोग बोलते हैं हिल साइड, दिस इज 11 नंबर दिस स्ट्रिप एंड दिस इज 29, तो एक ही स्ट्रिप है, लेकिन एक साइड को 11 नंबर बोलते हैं, दूसरे साइड को 29 नंबर बोलते हैं। अभी देखो ये है 11, तो यहाँ पे हाइट है, और ये है 29, ये एमआईडीसी के बाजू ये फ्लैट है, जैसे मुंबई का फ्लैट था वैसे। अगर 29 पे लैंड होता तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, शायद आज अजीत काका, अजीत दादा हमारे पास होते, लेकिन जानबूझ के 2 बार नंबर 11 क्यों मेन पायलट के माध्यम से मांगा गया। बिकॉज देखो, को पायलट जब बात करती है वो सिर्फ बात करती है, दिमाग कौन लगाता है, तो मेन पायलट लगाता है। मेन पायलट ने जानबूझ के 2 बार 11 नंबर का, मतलब हाइटेड, जो एलिवेटेड है, जो डिफिकल्ट है, और उसी के साथ 11 पे लैंड होते वक्त आगे सनलाइट भी थी। अगर 29 पे लैंड होता, क्योंकि वहां पे जो विंड का स्पीड है वो बहुत लो था या 0 था, तो 29 वाज द बेस्ट ऑप्शन। आगे सनलाइट नहीं होता, फ्लैट एरिया रहता, हिली एरिया नहीं होता, तो ये जो हमको चर्चा है कि बहुत ऊंचा था, बहुत रिस्की था, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। अभी लोग कहेंगे उसने मांगा था क्या, उसने 8:27 को
रनवे 29 मांगा, लेकिन वापस 8:29 मतलब 27 को मांगा, 8:29 को उसने वापस 11 मांगा। एक बार हुआ क्या? नहीं। आगे लोग, अभी 8:36 को वापस उसने 29 मांगा, फिर वापस वो कैंसिल किया, वापस 11 मांगा। तो 2 बार 29 का ऑप्शन होते हुए भी, विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन, वाई नंबर 11 रनवे वॉज अगेन आस्क्ड फॉर, विच वॉज द मोस्ट रिस्की थिंग, दैट इज आवर क्वेश्चन। अभी ये वीडियो है, आप बोलोगे, बहुत जन बोल रहे हैं कि वहां पे विजिबिलिटी का विषय नहीं था। देखो ये जो कर्सर है, वो वीडियो शायद आपने देखा, प्ले करो ना, नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास हम भेज देंगे। तो यहां पे प्लेन नहीं दिख रहा, प्ले करो ना, अभी वहां पे देखो, ये कुछ लाइन आई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट, प्लेन नहीं दिखा, लाइन दिखी। तो लाइन क्या है वो भी हमारा कहना है, वो आग है या रिफ्लेक्शन है, वो हमको देखने की जरूरत है। ये वीडियो किसी के पास नहीं था, कल से ये वीडियो आप सबके पास आया होगा, वो हमने वहां से एयरपोर्ट के यहां से निकाला है। और वहां पे अगर आप देखो तो मतलब प्लेन नहीं दिखा, लेकिन स्पोर्ट दिखा, बॉम्ब, मतलब जो भी है, वो कहते हैं 5000 मीटर की विजिबिलिटी होने ही चाहिए बिफोर टेक ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग। फिर अगर ये विषय है, इफ दैट इज द रूल, एंड वो 8:31 को विजिबिलिटी इज 3 किलोमीटर, ये बारामती एटीसी ने बोलने के बाद वहां से वो प्लेन टर्न होके पुणे लैंड होना चाहिए था। फिर ये रूल होते हुए भी जो मेन पायलट है कपूर, उन्होंने वो ओवर रूल क्यों किया, या उनके ऊपर प्रेशर था वीएसआर का, अरे बिजनेस हमारा जा सकता है, धंधा हमारा बैठ सकता है, हमको 10 लाख का भाड़ा वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमको आगे हैदराबाद जाना है। तो ये चीजें ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, ऐसे हम सबका मांगना है। और उसी के साथ ये रूल होते हुए भी अगर आप देखो, वो हैंडलर जो कपूर है एरो का, उसने वहां पे बताया कि विजिबिलिटी इज क्लियर। तो विजिबिलिटी जो क्लियर नहीं थी, तो फिर पवार ने, जो भी मनोज पवार है जो भी है, उसने क्यों वहां पे बताया, एरो ने क्यों बताया कि विजिबिलिटी है? क्योंकि वो रिपोर्ट देखने के बाद पीए ने अजीत दादा को बताया कि अभी हम जा सकते, विजिबिलिटी इज ओके। अजीत दादा ने वो एक्सेप्ट किया, कैप्टन ने उनको शायद बोला होगा कि इट्स ओके ओके, लेकिन एटीसी ने वो ओके कभी नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों विजिबिलिटी न होने के बाद भी जानबूझ के वहां पे बताया गया कि विजिबिलिटी इज ओके? ऐसा हम सबका प्रश्न है। आगे, और ये टेंपल के ऊपर से गया आगे, मतलब टेंपल के ऊपर से गया, क्लोज से गया। अभी देखो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल मैंने आपको दिखाया, तो वहां पे थ्रेशोल्ड, वहां पे कभी भी प्लेन लैंड नहीं करना होता है, उसके आगे एक एमिंग पॉइंट होता है, उसके हिसाब से प्लेन लैंड करना पड़ता है। जैसे ये थ्रेशोल्ड है, लेकिन अगर लास्ट 1 मिनट का ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद हमको हाइट मालूम नहीं, लेकिन अगर प्लेन जो टेंपल है उसके ऊपर से बहुत नजीक से गया, जो यूजुअल नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज अबनॉर्मल आफ्टर यू टॉक टू ऑल द विलेजर्स, तो दैट मीन्स ये प्लेन ट्रांसपॉन्डर बंद करने के बाद जानबूझ के इस हाइट पे लिया गया था कि आगे जाके ये जो हिली एरिया है वहां पे अगर ये प्लेन उस रनवे पे जाता भी था, तब भी ये रनवे पे लैंड नहीं होता, वो हिली एरिया का जो ये बाजू है वहां पे लैंड होता था। मतलब मन में था या प्लान किया था, या ऐसे क्या हो गया कि वो शायद उनके दिमाग में था कि कोई भी हालत में प्लेन को क्रैश ही करना है, उस एंगल से उसकी हाइट नीचे की थी क्या, और वो हाइट किसी को भी पता न चले, इसलिए ट्रांसफॉर्मर बंद किया था का ट्रांसपॉन्डर। फिर ऐसा हुआ क्या कि को पायलट पाठक जब उनको दिखा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, उनके माध्यम से फिर बचाने की कोशिश, फिर उसके बाद वो स्टॉल हुआ क्या, मतलब लेफ्ट को गया था क्या, मतलब को पायलट पाठक की कोई भी गलती नहीं है, ऐसे हम सबका कहना है। लेकिन कपूर के मन में शायद ऐसे था कि ये कोई भी हालत में क्रैश करना, ऐसी शंका है। ये शंका किसको ये क्लियर करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्लियर करनी है, ऐसे हम सबकी मांग है। क्योंकि 11 चाहिए 2 बार बताया गया, 29 का ऑप्शन होने के बाद भी ट्रांसपॉन्डर वहां पे बंद किया था, और उसी के साथ पीटीटी के माध्यम से हमको पाठक का आवाज वहां पे सुनाई दे रहा था, जो हमको पता चला है। लेकिन वहां पे
जो कपूर है उसका एक भी बार आवाज नहीं आया था। अगर आप भी गाड़ी चलाते वक्त कोई भी रिक्शा वाला अचानक से बीच में आता है, कोई भी व्यक्ति वहां पे बीच में आता है, या कोई भी एनिमल बीच में आता है, तब भी हमारा रिएक्शन हम गाली देते हैं या कुछ बोल देते हैं, या मन में जो भी होता है वो बोल देते हैं, बक देते हैं। यहाँ पे नेचुरल रिएक्शन पाठक का था, because maybe she had nothing in her mind, she was just flying like a normal जो रूटीन था। शायद इनके मन में, जो कपूर के मन में कोई तो कुछ तो प्रेशर था, जिसके कारण उनका एक भी बार आवाज नहीं आया। तो वो सो रहे थे क्या, या उनके हेल्थ को कुछ हुआ था, या जानबूझ के उन्होंने। हेल्दी रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? टाइम ही नहीं मिलता यार। डाइट फॉलो करना मुमकिन नहीं होता। पहले कोशिश की थी, रिजल्ट ही नहीं आया। पहले ही मेडे करके वो बनाना चाहिए था, लेकिन मेडे जो टेक्निकल वर्ड है वो इस्तेमाल इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से वो जो मेन पायलट है उसके माध्यम से कुछ हुआ होगा, जो पाठक को पता चला होगा कि ये अभी हाथ से हमारे गए, तो इसलिए उनका नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो था। दैट मीन्स पाठक मे नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, बट मिस्टर कपूर कुड बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट। दिस इज व्हाट वी फील। आगे ये है दादा का टूर क्यों चेंज हुआ, एयरक्राफ्ट का टाइमिंग क्यों चेंज हुआ, पायलट क्यों चेंज हुए, उसके साथ डिस्पेरेंसीज जो सेंट्रल रिपोर्ट है और एटीसी की ट्रांसक्रिप्ट है उस पर डिस्पेरेंसी क्यों आई, लैंडिंग क्यों किया गया, टेक ऑफ क्यों किया गया अगर वहां पे विजिबिलिटी नहीं थी, और उसी के पास 11 नंबर का रनवे क्यों मांगा गया, जो बाकी टेक्निकल डिटेल जो हमने मांगे थे कि वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या, ब्लैक बॉक्स के बारे में भी हमारी मांगनी कि ब्लैक बॉक्स जब भी उसका रिपोर्ट आएगा तब उस रिपोर्ट जब भी वो प्रस्तुत किया जाएगा, फैमिली मेंबर और दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे आप सबकी मांगनी है। और ये पायलट कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, ये भी हमारा सबका कहना है। ये जो लोअर एल्टीट्यूड जो नीचे आया गया वो ट्रांसपोर्टर बंद किया गया, ऐसे बहुत सारे विषय आ गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरी फॉरेंसिक टीम जो वहां पे आई थी वो शाम को आई थी। इतना बड़ा नेता वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो फॉरेंसिक टीम, जैसे हम पुणे से अगर बारामती रीच होना है तो हमको 2 घंटा लगता है, लेकिन हम इतना इमोशनल थे कि ड्राइवर को बताने के बाद हम 1 घंटा में पुणे से वहां पे जो हॉस्पिटल में वहां पे पहुंचे थे 1 घंटे में। तो ये तो अर्जेंसी थी कि हम प्यार करते थे, वो हमारे अंकल थे, हमारे नेता थे, इसलिए हम पहुंच गए। तो आप 3 घंटे में पहुंचो, शाम को पहुंचने की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात, जो लोगों के मन में, शायद मैं कल भूल गया था बोलने में, जो डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, दादा की जो बॉडी थी वो स्वेल हुई थी। मैंने पूछा ये आग जब हम एक्सपीरियंस करते तो स्वेल होती है क्या, उन्होंने कहा हाँ स्वेल बॉडी होती है, लेकिन अजीत दादा की बॉडी ये अब नॉर्मली ज्यादा स्वेल हुई थी। वो क्यों हुई थी वो भी देखने की वहां से जरूरत है। उसके साथ वो कंपनी VSR जो भी व्यक्ति है उस पर वहां पे गुना दाखिल होना चाहिए, जो भी मालिक है, और उसके जो भी टेक्निकल स्टाफ से लेकर सबका इंक्वायरी होना चाहिए। जो लोग उनको छोड़ के गए उनका भी इंक्वायरी, लेकिन अच्छी तरीके से, टू नो व्हाट वर द फॉल्ट ऑफ VSR। और VSR का बिजनेस अभी से अभी आज के बाद बंद होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है ऑल VIPs के लिए, क्योंकि ये बंदा कभी भी वहां पे मेंटेन नहीं करता, ये कॉस्ट कटिंग वहां पे करता है। उसी के साथ ये जो AAIB जो ये है DGCA का, वो प्रॉपरली वहां पे, मतलब ये गवर्नमेंट के एजेंसी है तो डाउट बहुत सारे होते हैं, लोगों का कहना है इनके माध्यम से करो। महाराष्ट्र सरकार ने CID, मतलब CID सबसे बड़ी महाराष्ट्र की एजेंसी है, हम धन्यवाद करते हैं CM साहब के कि उन्होंने वो एक्सेप्ट करके CID को दिया, लेकिन CID को टेक्निकल चीजें नहीं पता चलने वाली, तो उनको जो एडिशनल हेल्प चाहिए वो सेंट्रल एजेंसी से मिल सकता है, CBI से मिल सकता है। CID तो चाहिए, सेंट्रल एजेंसी भी अगर CBI जैसे वहां पे इन्वॉल्व हो तो वो चाहिए। लेकिन हमारी मांग ऐसी है, आगे लो, यहाँ पे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये जो US का है, क्योंकि ये प्लेन US में बना था, कैनेडियन कंपनी लेकिन US में बना था, तो वो एजेंसी को आप ला सकते हो। फ्रांस की जो एजेंसी है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो सिविल एविएशन सेफ्टी फ्रांस। उसी के साथ यूके भी AAIB एजेंसी है, वो भी, इसमें से 2 एजेंसी कंपल्सरीली CID के साथ, CBI के साथ, DGCA के साथ, ये तीनों में से 2 कंपनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसी मांग वहां पे फैमिली और लोगों के तरफ से वहां पे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। आगे अभी ये जो है
वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से वहां पे हमने ये प्रस्तुत की। उसी के साथ आज दिल्ली आने का कारण कल दोपहर शाम को सुप्रिया ताई जो हमारी आंट है, वो एमपी है, हमारे पक्ष के नेता है, उन्होंने अमित जी शाह साहब का टाइम मेरे बिहाफ वहां पे मांगा है। 4-5 बजे तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, तब तक हमको लगा कि आपसे हम बात करें। उसी के साथ अमित शाह भाई के साथ अगर चर्चा हुई तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि इन्वेस्टिगेशन ये प्रॉपर होना चाहिए। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार पे वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हम इसको अपोलिटिकली वहां पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मुझे पूछता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो 100% कॉन्स्पिरेसी है। तो जब भी बड़े नेताओं के सरकार में जो नेता है, अमित शाह जी हो या एविएशन मिनिस्टर हो, जिन्होंने दोनों को हमने रिक्वेस्ट वहां पे मीटिंग के लिए वहां पे की है, डीजीसीए के जो डायरेक्टर है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है। इन सबको हमारा कहना होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्टेट की सीआईडी, देश की सीबीआई, डीजीसीए और बाहर के 2 बड़े एजेंसी, उनका एक टीम बनाओ। उस फैमिली मेंबर से जो लोग हैं, जैसे कि अजीत दादा के बेटे हो या काकी हो, उसी के साथ हमारे जैसे लोग हो, उनके पक्ष के कुछ एमएलएज हो, एमपीज हो, ऐसी एक अगर टीम आप बना सकते हो तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दादा तो वापस आने नहीं वाले, लेकिन हमारे सबके मन में जो शंका है वो शंका पूर्ण होना, उसको आंसर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके से हम ध्यान में एक मन में एक शंका है, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेते हुए आगे वाली जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के सब आंसर मिलने की वहां पे जरूरत है, तभी हम शांत वहां पे बैठ सकते हैं, महाराष्ट्र शांत वहां पे हो सकता है। और उसका सबसे बेस्ट माध्यम है ये हमारी जो मांग है, उस मांग के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो इंफॉर्मेशन वहां पे छुपा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। इसके पहले भी वो हुए थे। और ये जो यूरोपियन एजेंसी ने 2023 का जो वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है ऐसे हम सबको पता चला है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसने रुकाया, क्यों रुकाया गया, क्यों भेजा नहीं गया, वो रिपोर्ट क्या है, ये सब। और ये इन्वेस्टिगेशन का भी आगे के 1 महीने में हमको उसका रिजल्ट चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है ब्लैक बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा, ऐसे होता ही नहीं, इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन जो गुजरात का एक्सीडेंट हुआ था उसमें पार्ट इंफॉर्मेशन लोगों के सामने आया था, थोड़ा थोड़ा वहां पे आया था। इसमें हमारी मांग है कि पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने वहां पे आनी चाहिए। लोगों का ये प्रश्न है। उसी के साथ जो हमको लोगों ने बताया कि प्लेन का 50 करोड़ का वहां पे इंश्योरेंस लिया गया था, वो सीरियसली लिया गया था कि प्लेन की अगर कीमत आप 16 साल पहले की कीमत की निकालोगे 35 to 40 करोड़ से उसके आगे नहीं। और जो पायलट्स है उनके भी 1.5 से 2 करोड़ या 3 करोड़ इंडिविजुअल पायलट का वहां पे इंश्योरेंस है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम सबको चाहिए। लेकिन इस एक्सीडेंट को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 13-14 दिन में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अभी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। ऐसी हमारी, लोगों की और महाराष्ट्र की और सबकी वो मांगे, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बताना था। धन्यवाद। एक तरफ सुरेंद्र पवार अपने साथ में निशा सिंह रहे और दूसरी तरफ आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस का तो आपको क्या कहना है कि आप देखो, मेरे को कुछ नहीं कहना, मेरे मन में डाउट है, महाराष्ट्र के लोगों के मन में डाउट है। और हमारा अगर आप स्वभाव देखें, कुछ मन में है हम बोल के दिखाते हैं। उस तरीके से हमारे मन में जो भी डाउट है वो हमने बोल के दिखाया। अगर आप उस फैमिली की बात करो तो उनके अमोल मिटकरी और 2-3 लोगों ने कल सीएम साहब से मीटिंग की है। उन्होंने भी वहां पे कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब मैं पार से मिला था, पार से जब बात हुई थी 13 दिनों में, तब उसके भी मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। शायद इसी के कारण अमोल मिटकरी, ठोमरे मैडम, उसके बाबा पाटिल और 2-3 जन कल जाके सीएम साहब से मिले होंगे। मतलब पार वो जो सुमित्रा काकी है, उन्होंने शायद उनको बताया होगा, इसलिए वो कल गए थे। हम हमारा काम वहां पे कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक असलियत लोगों के सामने नहीं आती।
कौन सा? जो आपने आखिरी पिक्चर दिखाई है रनवे 11 की, जो एज है, जो टेबल टॉप है, और उसके बगल में जो आपको नजर आ रही है डीजीसी ने ये वाली पिक्चर हाँ। डीजीसी ने सिस्टम को लेकर ये कहना था कि ऊपर से जो विजिबिलिटी लो होती है तो यूजुअली पायलट को ऑप्टिकल इल्यूजन लगता है। आप कह रहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन हो सकता है कि एक्सीडेंट डीजीसीए ने बताया ना, उनका ही रूल बताया ना, 5000 मीटर के पहले लैंड करना ही नहीं है, टेक ऑफ नहीं करना। फिर क्यों टेक ऑफ हुआ वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो डीजीसीए को, या डीजीसीए उसके बारे में नहीं बता रही। उसी के साथ ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो क्यों बंद किया गया था, वो प्लेन इतना लो क्यों गया था। उसी के साथ उसके पास ऑप्शन था, फ्यूल भी था कि वो वापस पुणे जाके वहां पे लैंड हो सकता, क्यों नहीं लैंड हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। इसलिए ऐसे सिर्फ स्टेटमेंट देके डीजीसीए अगर इस इन्वेस्टिगेशन से भागना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। ये सब प्रश्न है, वो एक्चुअल प्रश्न है, टेक्निकल चीजें हैं। मेरा उनको कहना है कि आप सिर्फ खारिज करने के लिए इसका अपोजिट रिएक्शन मत देना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्शन है डीजीसीए पे या क्वेश्चन मार्क है, ऐसे नहीं। डीजीसीए भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हम सब ने किया है उस तरीके का या उससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि पवार साहब ने जो स्टेट के बाद एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कहा था ये हादसा है, तो जो आपने कहा क्या इसमें पवार साहब की सहमति है। दूसरी बात आपने कहा कि कंस्पिरेसी थ्योरी है, तो क्या एक फाइल की चर्चा हो रही है कि कोई 100 करोड़ से ज्यादा की फाइल दादा के पास थी, क्या उस वजह से हो सकती है, या आपने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के एजेंसी के नाम की, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका नाम हम सब चाहते हैं, क्या वो उसका भी कुछ उसमें हाथ हो सकता है, या फिर इसका मतलब पॉलिटिकल है, दोनों एनसीपी के मर्जर से होता है। जो भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट शायद आपको मालूम है, लेकिन एक चीज मालूम नहीं होगी, उस कंसल्टेंट के पास भी 2 हॉकर नाम के प्लेन है। शायद वो लास्ट 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में उसने खरीदी थी। कौन से पार्टी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इतना सारा पैसा आया, उसके कारण अगर आपने प्लेन लिए होंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होगा तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। उसी के साथ पवार साहब के बारे में अगर बात करो तो पवार साहब ने रिएक्शन दी थी 6 से 7 घंटे बाद। इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास है 13 दिन के बाद, वो इन्फॉर्मेशन साहब के पास नहीं थी। उसी के साथ अगर आप देखो तो पवार साहब बहुत बड़े नेता है, उनको मालूम डेफिनेटली होगा कि दादा बहुत पॉपुलर नेता थे। दादा का ध्यान होने के बाद वहां पे लोग लाखों में आएंगे। अगर इनकम मैं करोड़पति कब बनूंगा? सबका एक ही सवाल है, मैं करोड़पति कब बनूंगा, मेरे पास पैसा कब आएगा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आपकी कुंडली में है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि आपके पास पैसा कब आएगा और कहां से आएगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसा कैसे आएगा और किस तरह से टिकेगा? तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे आज ही भेज दीजिए एस्ट्रोटॉक पर, और याद रहे हमारी पहली चैट फ्री होगी। के माध्यम से एजेंसीज के सामने, लोगों के सामने वहां पे मान रहे हैं। दूसरी बात, पवार साहब को प्रेजेंटेशन दिखाया था क्या, तो नहीं दिखाया था, पवार साहब की हेल्थ खराब होने के कारण। लेकिन दूसरी बात आप सबको बताता हूँ कि जब भी आज तक मैंने स्टेटमेंट दिया है रोहित पवार करके, तब भी 7 सालों में एक भी कंट्रोवर्सी मेरे स्टेटमेंट के कारण नहीं हुई। न पवार साहब ने मुझे कहा कि ये तू क्यों बोला, किस लिए बोला। तो अगर उन्होंने, उनका स्वभाव जानते वक्त उन्होंने आज तक मुझे नहीं टोका, दैट मीन्स उनका पूरा विश्वास मेरे स्टेटमेंट में, मेरे विचार पे और जिस तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ उस पर शायद उनका विश्वास होने के कारण आज तक उन्होंने नहीं टोका। और इस बारे में भी उनके पास उनका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। ऐसे कुछ लोगों से जो पवार साहब के साथ अभी है, उनके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला है। एनसीपी मर्जर का क्या होगा? मैं कल 12 तारीख है, उस दिन पॉलिटिकल विषय पे, खास करके मर्जर पे बात करूंगा और उस पे पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपकी जो भी है वो क्वेश्चन में लूंगा। दिल्ली में करेंगे आज शाम तक अगर मुझे अपॉइंटमेंट नेताओं की मिली तो मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मुंबई जाके वहां पर प्रेजेंटेशन लूंगा। आज अगर अपॉइंटमेंट मिली या कल सुबह तक मिली तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही, अगर यहाँ पे जगह मिली तो, नहीं तो कोई और जगह पे। लेकिन प्रेजेंटेशन तो 12 तारीख को मतलब कल 100% होगा, मतलब होगा और इस तरीके से डिटेल में होगा। जगह तो मिल जाएगी, बताइए आप। कोई चीज जो आपने दिखाया उसमें सुरेंद्र पवार जी की या पार्थ पवार जी की सहमति है, उनसे बात हुई है? देखो वो पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। फैमिली करके 13 दिन हम सब साथ में थे, तब जब भी अनऑफिशियली बात होती थी या कैजुअली बात होती थी तब पार्थ या जय के मन में डेफिनेटली शंका है।
अगर वो शंका नहीं होती तो उनके पार्टी के आमदार एमएलए कल जाके सीएम को तो नहीं मिलते विदाउट परमिशन, इसलिए उनके मन में भी शंका है। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसमें है ऐसा हम सबका कहना नहीं। हम सबका कहना है तो कॉन्स्पिरेसी डेफिनेटली है, लेकिन वो क्या है, किसके कारण ये हुआ, क्यों किया गया, ये बहुत सारे जो प्रश्न है उसके तो उत्तर मिलने चाहिए। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज को है कि आप और अच्छे टेक्निकल एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करो। थाईलैंड या कहाँ पे दूसरे कंट्रीज में भी एक पायलट ने जानबूझ के एक प्लेन वहां पे गिराया था। वो क्यों गिराया था, कैसे गिराया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, वो कैसे पता चला था। ऐसे लोगों को अगर इस इन्वेस्टिगेशन में आप लाओगे तो ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारे मन में जो डाउट है, जो हम नहीं चाहते, वो डाउट अगर क्लियर होते तो हमारे मन के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मन में भी जो आज डाउट है वो भी क्लियर हो सकते हैं। रोहित जी ये सवाल है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिविल एविएशन और कोई पॉलिटिकल फिगर है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि आपको शंका है कि मेन पायलट जो थे उन्होंने प्लेन क्रैश कराना उनके मन में था। तो ये दो एक तरफ आप इनके सवाल उठा रहे हैं और ये मुख्य पायलट, तो दोनों को कनेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिविल एविएशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री में या जो है उनके बारे में कहाँ पे भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक आप जैसे बहुत रिसर्च करने वाले एक प्रेस के बंदे ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ है कि एक व्यक्ति ने, एक नेता ने वो फोन किया था, वो किया नहीं था, किया था वो मैं तो नहीं मानूं क्योंकि वो मेरे रिसर्च का भाग वहाँ पे नहीं था। इसलिए मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये कोई भी प्लीज नोट, दिस इज नॉट, आई एम नॉट हिंटिंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग व्हिच हैज हैपेंड एंड ड्यू टू व्हिच माय अंकल हैज लॉस्ट हिज लाइफ। एक सेकंड पार्ट था इसी का, आपने कई तकनीकी सवाल उठाए, जो मूल सवाल है आपके 4 या 5 या जितने भी आप बता सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जो मूल सवाल है आप इस पूरे मामले में चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये देखो वीएसआर ये जो कंपनी है वो गलत तरीके से प्लेन का मेंटेनेंस करती थी, शॉर्टकट्स करती थी, कॉस्ट कटिंग करती थी, उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके पहले वाला भी एक्सीडेंट ये हुआ होगा। दूसरा जो यूरोपियन एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन है उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया, अगर वो डीजीसीए को मालूम था, डीजीसीए ने फिर ये प्लेन्स वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए आज तक लास्ट 2 साल में क्यों इस्तेमाल करने दे, ऐसा सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा जो डाउट हमने मेन पायलट कपूर पे लिया है उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। उनका मेंटल स्टेट क्या था, दारू क्यों पीते थे, बहुत बार दारू इतनी सारी पीते थे, वो डिप्रेशन में थे क्या, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। और दूसरी बात, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण कि फाइनेंशियल कुछ गेन होगा या कुछ होगा, उसके कारण उनके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला होगा और वो प्रेशर डालने के बाद उन्होंने वो एक्सीडेंट किया क्या, ऐसा डाउट है। आई एम नॉट सेइंग ही हैज डन दैट, बट ये डाउट है, वो क्लियर होने की वहाँ पे जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल बेसिस पे होने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। और दूसरी बात, जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के जिक्र यहाँ पे किया है, जैसे इंटरनल जो वीएसआर कंपनी का जो ग्रुप है